फेज चेंज या फिर चेंज ऑफ स्टेट। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, अगर हमने उसमें हीट दी या फिर वो अपने आप भी कई बार हो जाती हैं चीज़ें चेंज, तो उसको देख लेते हैं हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं और उनके बीच में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसका मतलब पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारी स्टेट्स लिख लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर लिक्विड, इधर है हमारे पास सॉलिड और यहाँ पर है हमारे पास गैस। सबसे पहला काम क्या हो सकता है, अगर मैं सॉलिड्स को गर्म करता हूं तो हमें लिक्विड मिलता है। इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज मेल्टिंग। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं लिक्विड को ठंडा करूं तो हमें सॉलिड मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग या फिर इसी को फ्यूजन भी बोल दिया जाता है। ओके, अब लिक्विड से अगर मैं इसको गर्म करूं तो मुझे मिलती है गैस। बेसिकली गर्म करना नहीं है, उसको हम हीट देते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम बोलेंगे बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। इसका उल्टा केस क्या हो जाएगा, गैस में से अगर मैं एनर्जी निकाल लूं तो मुझे मिल जाता है लिक्विड, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। और हमारे पास ये स्टेट, अगर सॉलिड को मैं एनर्जी दूं इस तरीके से कुछ हो जाए कि वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर गैस से डायरेक्टली हमें सॉलिड मिल जाए किसी भी कंडीशन या जो भी हीट ट्रांसफर वगैरह उसके कारण, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। ये सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये वाले आपने बहुत बार एग्जांपल्स देखे होंगे। पानी या लगभग हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अधिकतर चीज़ों को गर्म करते हैं तो वो ये वाली ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली ऐसे चली जाती हैं, लिक्विड फेज में नहीं आती। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ड्राई आइस। तो यहाँ पर मैं बस लिख देना चाहता हूँ, ये जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन का केस है, यहाँ पर हमारे पास CO2 गैस, CO2 गैस इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सब्लिमेशन ऑफ CO2 सॉलिड, और इसको क्या भी बोला जाता है, इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं, जिसको है ना ड्राई आइस। अच्छा, इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ठंडी होती है, सॉलिड होती है, आइस जैसी चीज़ हो गई। और क्योंकि आइस जब पिघलती है वाटर वाली तो गीला कर देती है, ये गीला नहीं करती, तो इसको ड्राई आइस बोल देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जब हम फेस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस वक्त फेस चेंज हो रहा होता है उस वक्त टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सॉलिड से लिक्विड जब बन रहा है, आइस हमारी पिघल रही है, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, और जो लिक्विड बन रहा है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। सब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो हम फेस चेंज नहीं मानते, और फेस चेंज होता है तब हम टेम्परेचर चेंज नहीं मानते। ये चीज़ हमारे काम की अजम्पशन है, तो इस अजम्पशन को हम लिख लेंगे, नो change in temperature during change of state, and no change of state during change of temperature। इस चीज को भी लिख देते हैं ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ड्यूरिंग स्टेट चेंज different phases coexist in thermal equilibrium। ओके, अच्छा, अगर हमारा सॉलिड मेल्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट मान लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि अगर हम प्रेशर में चेंज करें ना तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट नहीं होगी, फिर किसी और टेम्परेचर पे मेल्ट होगी। प्रेशर के कारण यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलता है। तो हमारे पास जो हम बातें करते हैं, हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे चारों तरफ। इस वक्त
जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लिख देंगे मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इससे आपको समझ आ जाएगा। सिमिलरली हम लिख देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ये स्टेट्स चेंज कैसे होती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास मान लो पानी है, तो पानी को मैं हीट देता हूँ तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। यहाँ पे हम उसका जो चेंज इन टेम्परेचर है, एक प्रॉपर्टी है जो चेंज हो गई, उसको हम सेंस कर सकते हैं। करेक्ट। तो जो हमने हीट दी थी उसको हम बोलते हैं कि ये हुई सेंसिबल हीट, इसको मैं सेंस कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास जो हीट होती है, हीट वो दो तरह की हो जाती है। पहली हो जाती है सेंसिबल हीट, और दूसरी एक और कैटेगरी होती है जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है लेटेंट हीट। तो इसको भी हम लिख देते हैं, ये है लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिसके इफेक्ट्स कैन बी सेंस्ड। ऐसा नहीं है कि लेटेंट हीट के इफेक्ट को भी सेंस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सेंस्ड बाय थर्मोमीटर लिख देना चाहिए। तो या फिर लिख देंगे टेम्परेचर चेंजेस। जब भी हम किसी को सेंसिबल हीट देते हैं तो टेम्परेचर चेंज होता है। अब जब हम हीट देते हैं तो उस हीट पे थोड़ी लिख के भेजते हैं, और हीट तुम सेंसिबल हीट हो, तुम जाके टेम्परेचर चेंज कराओ। हम तो बस हीट देते हैं। मटेरियल डिसाइड करता है उसके कारण उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है या उसका फेज चेंज हो रहा है। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट अपने आप सेंसिबल हीट कहलाएगी, और अगर उसका फेज चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग बट नॉट दैट नोटिसेबल। लेटेंट वर्ड का जो मतलब है वो होता है एग्जिस्टिंग, वो वहां पर है पर पता नहीं चल रहा है कि वो वहां पर है या नहीं है। एग्जिस्टिंग बट नॉट नोटिसेबल। ओके। यहां पर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है लेटेंट हीट देने से, यहां पर हमारा फेज चेंज हो जाता है। क्या होता है, फेज चेंज। ओके। अब इसकी कैलकुलेशन वाली बात पे आते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी। Q इज इक्वल टू मास टाइम्स एल। यहाँ पर एल हमारी लेटेंट हीट होती है, मास जितने मास की स्टेट चेंज हुई है, और क्यू जो हीट हमें लगी है, जो हमारी टोटल लेटेंट हीट हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पे आप क्या इसकी यूनिट्स बता सकते हो मेरे को कि एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एम। इसका मतलब कितनी हीट पर यूनिट मास मुझे देनी पड़ रही है कि उसका फेज चेंज हो जाए। इसकी अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो वो हो जाएगी जूल पर किलोग्राम, या फिर कैलोरी पर किलोग्राम भी हो सकती है, या फिर कैलोरी पर ग्राम भी हो सकती है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप यहाँ पर बना सकते हो। क्या कोई लेटेंट हीट के लेटेंट हीट इसके डायमेंशन मुझे बता सकता है? इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एनर्जी का होता है हमारे पास mLT-2, नीचे हमारे पास आ जाएगा पर यूनिट मास है तो नीचे आ जाएगा m, और इसकी वैल्यू आ जाती है लेंथ में 2 और टाइम में -2। लेटेंट हीट के डायमेंशन भी हमारे पास आ गए। अब हमारे पास लेटेंट हीट होती कितने तरह की हैं ये भी देख लेते हैं। देखो, हमने देखा था हमारे जब फेजेस चेंज हो रहे थे तो तीन तरह के कॉम्बिनेशन बन रहे थे, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस या फिर सॉलिड गैस। तो तीन ही तरह की हमारे पास लेटेंट हीट हो जाएंगी। पहली हमारी हो जाएगी LF। ये कब हो जाएगी, ये हो जाएगी सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में। ओके। और इसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर दूसरा केस हमारे पास हो सकता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसे बोला जाता है, जो होती है लिक्विड एंड गैस के बीच में।
इसको क्या बोल देंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना, एल वी। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा एल एस, इसको हम बोलते हैं सॉलिड और गैस के बीच में ये वाला होगा, है ना, तीनों कॉम्बिनेशन बन गया हमारे पास। इसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। हमारे पास सारे के सारे लेटेंट हीट्स आ गए। और एक चीज़ समझो कि ये लेटेंट हीट प्रेशर पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन वो वेरिएशन सब हमारे किसी काम का नहीं है, सिलेबस के बाहर है, लेकिन पता होना चाहिए। और एक चीज़, कुछ वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। कौन सी वैल्यूज़ हैं? हम सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं वाटर रिलेटेड, तो पानी के लिए जो भी वैल्यूज़ होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इनको हम लिख देंगे फॉर वाटर या फिर फॉर H2O लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Calculate the amount of heat required to convert 1 gram ice at -20 डिग्री सेल्सियस into steam at 120 डिग्री सेल्सियस। इससे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास सबसे पहले तो -20 डिग्री सेल्सियस पे थी कुछ आइस, इसको मैं थोड़ा सा हीट दूंगा तो क्या होगा? क्या ये तो यहीं पिघल जाएगी? नहीं, ये हमारे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं है कहीं ना, तो वो उसी पे होगी। तो ये -20 पे नहीं पिघलेगी, पहले ये 0 तक आएगी। तो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, लेकिन ये तो आइस है और वाटर भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस आइस को वाटर बनाने के लिए मुझे और थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब मुझे मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। ओके, अब इस वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से मुझे स्टीम बनाना है, तो इसको मैं पहले गर्म करूँगा, वो पहुँच जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। पर क्या हमें वाटर चाहिए था? हमें तो स्टीम चाहिए थी। अब इसको और गर्मी, इसको और हीट देंगे तो ये बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम, और इसको फिर और एनर्जी दी जाएगी, तब ये बनेगा 120 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम। तो हमें इतनी सारी एनर्जीज देनी है, 1 2 3 4 5, पाँचों के पाँच कैलकुलेट कर लेते हैं। और इनकी कोई भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट वगैरह वैल्यूज मैं अब नहीं दूंगा, आपको याद होनी चाहिए वैल्यूज। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने जो हीट दी होगी वो हीट कौन सी हीट है? पहली बात तो वो हीट सेंसिबल हीट होगी, उसके कारण हमारे पास टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है Q = ms डेल्टा टी। 1 ग्राम की बात है, और यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस इज 1 ग्राम। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ है? -20 से 0 गया है, तो स्पेसिफिक हीट मुझे नहीं पता, टेम्परेचर चेंज ज़रूर पता है 20 डिग्री सेल्सियस। क्या कोई मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस बता सकता है? आपको याद होगा हमने लिखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम, लेकिन हमें वो भी नहीं पता, क्योंकि हमें एक और फॉर्मूला पता है, S ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू होती है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस में एग्जैक्टली 1, तो ये आ जाता है 1/2, तो ये आ जाएगी 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 10 कैलोरी। 10 कैलोरी हीट मैंने यहाँ पर दी। अब मुझे यहाँ पर एक हीट देनी है, ये वाली हीट कौन सी होगी? ये होगी हमारी लेटेंट हीट। तो Q का फॉर्मूला लगेगा M×L। मास की वैल्यू है 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगेगी यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। इसकी वैल्यू आ जाती है 80 कैलोरीज। ओके, फिर यहाँ पर हम एक एनर्जी देंगे, इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये फिर से सेंसिबल हीट है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Q = ms डेल्टा टी। मास है 1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर चेंज कितना है? 0 से लेकर के 100 तक, विच इज 100, तो ये आ जाता है 100 कैलोरीज मैंने यहाँ पर दी। फिर से आती है हमारे पास एक
लेटेंट हीट, इस बार एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मास की वैल्यू है 1 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर वो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसकी वैल्यू आ जाती है 540 कैलोरीज, मैंने यहाँ पर दी। और यहाँ पर फिर से हमें एक सेंसिबल हीट देनी पड़ेगी जो कि ms डेल्टा टी। इसकी वैल्यू जाएगी, मास की वैल्यू है 1 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी आइस की होती है उतनी होती है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, तो वो वैल्यू होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में चेंज कितना है 100 से 120 विच इज 20। ये वाली वैल्यू फिर से आ जाती है 10 कैलोरी। तो हमने इसको बहुत सारी हीट दी, ये हीट ये हीट ये हीट, 3 सेंसिबल हीट दी, 2 लेटेंट हीट दी, और इसकी वैल्यू जाती है टोटल इज इक्वल टू 10 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540 प्लस 10, इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है, आप देखोगे 740 कैलोरी। ओके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट कौन सा है? तो आप देखोगे ये वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा है। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लग जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बाद में काम आएगा। लेटेंट हीट ऑफ फेस चेंज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योलो सीरीज़ पूरी की पूरी देखो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरा नाम विक्रांत किरार है और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके मुझे कुछ डोनेशन दे सकते हो, ताकि हम सभी तक इस तरीके के बहुत ही अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़ पहुँचा पाएँ। प्लीज़ सपोर्ट क्रैशअप, प्लीज़ सपोर्ट फ्री एजुकेशन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।